सादर नमस्कार। आज हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद प्रभेद के संबंध में बातचीत करेंगे। ध्वनि काव्य के अनंतर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का क्रम आता है। उसी क्रमानुसार आज काव्यवेच्य विषय गुणीभूत व्यंग्य काव्य भेद प्रभेद है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसे मध्यम काव्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ध्वन्यालोक में इसके संबंध में कहा गया है कि प्रकारो अन्यो गुणीभूत व्यंग्यः काव्यस्य दृश्यते यत्र व्यंग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। अर्थात जहाँ व्यंग्य का संबंध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्ष युक्त हो जाता है, वह गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य का दूसरा भेद होता है। उनके द्वारा इसके संबंध में वृत्ति भी लिखी गई है। वे वृत्ति में कहते हैं कि व्यंग्यो अर्थो ललना लावण्य प्रख्यो यह प्रतिपादितस्तस्य वाच्य चारुत्व प्रकर्षे गुणीभूत व्यंग्यो नाम काव्य प्रभेदः प्रकल्प्यते। अर्थात ललनाओं के लावण्य के समान जिस व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन किया है उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य होता है, यह पहले ही कहा जा चुका है। उस व्यंग्य का गुणी भाव हो जाने से वाच्यार्थ के चारुत्व की वृद्धि हो जाने पर वह गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य भेद माना जाता है, वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता है। आगे आचार्य मम्मट के द्वारा ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य के रूप में और गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। वे लिखते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। अर्थात उस प्रकार के यानी वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्य अर्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है, जिसे मध्यम काव्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ भी इस संबंध में अपने साहित्य दर्पण में विचार व्यक्त किए हैं। वे लिखते हैं, अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्याद अनुत्तमे व्यंग्ये। गुणीभूत व्यंग्य काव्य वह काव्य है जिसमें प्रतीत होने वाले व्यंग्यार्थ अपने व्यंजक रूप से अवस्थित वाच्यार्थ की अपेक्षा अनुत्तम अथवा गुणीभूत अप्रधान लगा करते हैं, अप्रधान प्रतीत होते हैं। इस संबंध में पंडित राज जगन्नाथ का भी मानना है कि वे कहते हैं कि यत्र व्यंग्य प्रधानमेव सच्चमत्कार कारणम तद द्वितीयम। अर्थात जिस काव्य में व्यंग्य अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो वह द्वितीय उत्तम नामक काव्य होता है। इनके द्वारा ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा गया है और गुणीभूत काव्य को उत्तम काव्य माना गया है। मुख्य रूप से गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेद माने जाते हैं। इन 8 भेदों का वर्णन आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश के पंचमोल्लास में विधिवत प्रतिपादित किया गया है। वहाँ आचार्य मम्मट लिखते हैं इन गुणीभूत व्यंग्य काव्यों के संबंध में कि अगूढ़म परस्यांगम वाच्य सिद्ध्यंगम स्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्ये काक्वाक्षिप्तम सुंदरम व्यंग्यमेव गुणीभूत व्यंग्यस्याष्टौ विधा स्मृता। अर्थात अगूढ़ व्यंग्य, अपरांग व्यंग्य, वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य, अस्फुट व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य व्यंग्य,
काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य, इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य काव्य के ये 8 भेद हो जाते हैं। विशेष अध्ययन के लिए इनके उदाहरण काव्य प्रकाश के पंचमोल्लास में देखे जा सकते हैं। इन गुणीभूत व्यंग्य काव्य की गणना 56,784 भेदों तक की जाती है, जिनमें मुख्य भेद 42 माने जाते हैं। तो यह गणना कैसे की जाती है, इनके भेदों की संख्या इतनी अधिक कैसे होती है, इसे हमें जानना आवश्यक है। तो इस संबंध में आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में कहा गया है कि एषां भेदा यथा योगम वेदितव्यास्य पूर्ववत्, अर्थात इस गुणीभूत व्यंग्य के मुख्य भेदों के आमांतर भेद यथासंभव पहले कहे हुए ध्वनि काव्य के समान ही समझ लेना चाहिए। यानी ध्वनि काव्य के समान ही गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेदों को मानना चाहिए। यथा जैसे ध्वनि काव्य में किया गया था, उसी तरह से यहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य में भी किया जाएगा। तो सर्वप्रथम गुणीभूत व्यंग्य के 2 भेद किए जाते हैं। लक्षणामूला गुणीभूत व्यंग्य अर्थात अविवक्षित वाच्य गुणीभूत व्यंग्य। दूसरा भेद अभिधामूला गुणीभूत व्यंग्य अर्थात विवक्षित वाच्य गुणीभूत व्यंग्य। लक्षणामूला गुणीभूत व्यंग्य अर्थात अविवक्षित वाच्य गुणीभूत व्यंग्य के पुनः 2 भेद किए जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। ये 2 भेद हो गए। अभिधामूला गुणीभूत व्यंग्य अर्थात अविवक्षित गुणीभूत व्यंग्य के भी 2 भेद किए जाते हैं, असंलक्ष्य क्रम गुणीभूत व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम गुणीभूत व्यंग्य। पुनः संलक्ष्य क्रम गुणीभूत व्यंग्य के 3 भेद किए जाते हैं, शब्द शक्तियुक्त, अर्थ शक्तियुक्त, उभय शक्तियुक्त। जो शब्द शक्तियुक्त गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, उसके पुनः वस्तु गुणीभूत व्यंग्य और अलंकार गुणीभूत व्यंग्य से 2 भेद कर दिए जाते हैं। अर्थ शक्तियुक्त गुणीभूत व्यंग्य के 3 भेद किए जाते हैं, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति सिद्ध। पुनः इन तीनों भेदों के वस्तु और अलंकार के रूप में 2-2 भेद कर दिए जाते हैं, जिससे इनकी संख्या 6 हो जाती है। इन 6 भेदों का व्यंग्य और व्यंजक के आधार पर 2-2 भेद कर दिए जाते हैं, जिससे इनकी संख्या 12 हो जाती है। लेकिन यह ध्वनि काव्य में होता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में स्वतः संभवी आदि तीनों भेदों में वस्तु से अलंकार व्यंग्य नहीं होता है, क्योंकि यह सदैव ध्वनि काव्य में होता है। इसलिए गुणीभूत व्यंग्य काव्य के रूप में अर्थ शक्तियुक्त के 9 भेद ही स्वीकार किए जाते हैं। इस संबंध में आचार्य मम्मट भी लिखते हैं, वे कहते हैं कि इति ध्वनिकारोक्त दिशा वस्तु मात्रेण यत्रालंकारो व्यज्यते न तत्र गुणीभूत व्यंग्यत्वम्, अर्थात ध्वनिकार आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित इस शैली से जहाँ वस्तु मात्र से अलंकार व्यंग्य होता है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य नहीं होता है। इसलिए अर्थ शक्तियुक्त के 12 भेद नहीं 9 भेद ही होते हैं। उभय शक्तियुक्त का केवल 1 भेद वाक्यगत होता है। इस तरह से यहाँ तक गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कुल 15 भेद हो जाते हैं। यथा अविवक्षित वाच्य गुणीभूत व्यंग्य के 2 भेद, असंलक्ष्य क्रम का रसादि रूप 1 भेद, शब्द शक्तियुक्त के 2 भेद, अर्थ शक्तियुक्त के 9 भेद, उभय शक्तियुक्त के 1 भेद। इस तरह से गुणीभूत व्यंग्य काव्य की यहाँ तक जो संख्या पहुँचती है वह 15।
इन मुख्य 15 भेदों में एक उभय शक्तियुक्त भेद केवल वाक्यगत रहता है, अतः उसे छोड़कर शेष 14 भेदों के पदगत और वाक्यगत की दृष्टि से 2-2 भेद कर दिए जाते हैं। तो 14 दूना 28 भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य के हो जाते हैं। यहाँ भी अर्थ शक्तियुक्त के 9 भेद प्रबंधगत होते हैं, जैसे ध्वनि काव्य में थे। तो इस तरह से इनकी संख्या 28 में 9 जोड़ने से 37 हो जाती है। एक उभय शक्तियुक्त जिसे छोड़ दिया गया था, उसको जोड़ लेने से 37 और 1 इनकी संख्या 29 हो जाती है। असंलग्न क्रम गुणीभूत व्यंग्य का रसादि एक ही भेद होता है। यह रसादिगत भेद पदगत तथा वाक्यगत के अतिरिक्त पदांश, वर्ण, रचना और प्रबंध भेद से 4 प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार 38 में 4 जोड़ दिए जाते हैं तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य के शुद्ध भेदों की संख्या 42 हो जाती है। यही ध्वनि काव्य में स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति में वस्तु से अलंकार व्यंग्य 3 भेद से पद, वाक्य और प्रबंध के आधार पर 9 हो जाने पर ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या 51 हो जाती है। यानी 42 में हम 9 जोड़ देंगे तो उनकी संख्या 51 हो जाएगी, या हम 51 से 9 घटा देंगे तो गुणीभूत व्यंग्य की संख्या 42 हो जाएगी। लेकिन हम गुणीभूत व्यंग्य काव्य में उन 9 की संख्या नहीं जोड़ते हैं, वे 9 केवल ध्वनि काव्य में होते हैं, इसलिए गुणीभूत व्यंग्य काव्य की संख्या 42 मानी जाती है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 42 शुद्ध भेदों में संकर और संसृष्टि को परस्पर मिलाने से 42 गुणे 42 इनकी संख्या 1764 हो जाती है। पुनः संकर अलंकार के 3 भेद, अंगांगी भाव संकर, एकाश्रयानुप्रवेश संकर, संदेह संकर और एक भेद संसृष्टि के आधार पर 1764 गुणे 4 इनकी संख्या 7056 हो जाती है। इसके साथ शुद्ध भेदों को मिलाने पर यानी 7056 में 42 जोड़ देने से गुणीभूत व्यंग्य काव्य की संख्या 7098 पहुंच जाती है। पुनः अगूढ़ आदि 8 आमांतर भेदों को मिलाने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य की संख्या 56,784 हो जाती है। यानी 7098 में 8 का गुणा कर देते हैं तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य की संख्या 56,784 हो जाती है। इसी गुणीभूत व्यंग्य काव्य का गुणन के आधार पर इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। बल्कि यदि गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 7098 गुणे 10,455 ध्वनि काव्य के गुणन के आधार पर इनकी संख्या 7,42,09,590 हो जाती है। इस गुणीभूत व्यंग्य काव्य और ध्वनि काव्य को मिलाने पर एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है जो सहृदय संवेद्य होती है। गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि का एक अलग ही स्वरूप होता है जो सहृदयों को बहुत ही प्रिय है। इस 7,42,09,590 में संकर संसृष्टि के दोनों भेदों से 4 का गुणा कर देने पर इनकी संख्या हो जाती है 39,68,38,360। पुनः इसमें अगूढ़ आदि जो 8 प्रकार के गुणीभूत व्यंग्य काव्य हैं, यदि इस संख्या में उस 8 का गुणा कर दिया जाए तो इसकी संख्या हो जाती है 2,37,47,06,880 और बिना अन्य भेदों के मिलाने पर
गुणीभूत व्यंग्य की संख्या 56,784 होती है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने कहा है कि गुणीभूत व्यंग्य की संख्या अन्य भेदों को मिलाने पर बहुत अधिक हो जाती है। धन्यवाद।